सो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और ये न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे जो न्यूमेरिकल्स 2024 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक पार्ट हमारा आ चुका है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमारा आज का न्यूमेरिकल है और आपसे ये अनुरोध रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का न्यूमेरिकल क्या है हमारा, देखिए कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि हमारे पास एक मिश्रण है, एक विलयन है और उसमें जो जल की मात्रा है 72 ग्राम है और एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, इसकी जो मात्रा है इस मिश्रण में वो 92 ग्राम मतलब 92 ग्राम है। तो सबसे पहले तो आप ये तय करिए कि ये जो मिश्रण है इसमें कौन सा कंपोनेंट, कौन सा घटक ज़्यादा है और कौन सा कम है। जल कम है, एथिल अल्कोहल ज़्यादा है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। ठीक है, तो हमको विलायक और विलेय दोनों का मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन या फिर जैसे कि हम मोल प्रतिशत कहते हैं, ये हमें पता करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़रा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम विलेय को अगर हम A कह दें और विलायक को अगर हम B कह दें तो A का जो मोल प्रभाज होगा या फिर मोल प्रतिशत होगा, जिसका मोल प्रतिशत चाहिए, जिसका मोल प्रभाज चाहिए उसको आप ऊपर लिखिए, यानी कि A का मोल और बटे में विलयन का मोल प्रभाज। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलयन में दोनों घटकों के मोलों की संख्या। तो A का मोल बटे में A का मोल प्लस B का मोल। दूसरा सवाल, अगर हम यहाँ पे B लिख दें यानी कि B का मोल हमें बताइए, यानी कि विलायक का मोल बताइए, तो उसके लिए विलायक का मोल हम ऊपर लिखेंगे, पहले विलायक का मोल ऊपर लिखेंगे और नीचे विलेय का मोल बटे में विलायक का मोल, मतलब विलायक में मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या विलयन में। ये कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा फार्मूला जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर हमें मोल निकालना है तो भार बटे अणुभार याद रखेंगे, भार बटे अणुभार। जैसे आपका A का मोल चाहिए तो फिर आप A का भार लिखिए बटे A का अणुभार लिखिए। और अगर आपको B का मोल चाहिए, विलयन में B के मोलों की संख्या यानी कि विलायक के मोलों की संख्या चाहिए, तो उसके लिए विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक है ना, विलयन के जिस भी घटक का आपको मोलों की संख्या चाहिए विलयन में, उसका भार बटे उसका अणुभार। ठीक है ना, तो ज़रा देखिए, हमें जल का भी मोल प्रभाज चाहिए और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज चाहिए, तो हमें कुछ चीज़ों को तो पहले निकाल लेना पड़ेगा। जैसे विलेय का भार वो तो दिया है, विलायक का भार वो भी दिया है, विलेय का अणुभार निकालिए, फिर विलायक का अणुभार निकालिए, फिर विलेय के मोलों की संख्या निकालिए, फिर विलायक के मोलों की संख्या निकालिए, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं इन सभी मोल प्रभाज निकाल करके विलेय और विलायक का मैं आपको बताऊंगा कि किसी विलयन में जितने भी घटक होते हैं उन सभी के मोल प्रभाजों का जो योगफल होता है वो एक होता है। इसको हम जानकारी में रखते हैं ताकि जब हम न्यूमेरिकल इस तरह के सॉल्व करते हैं तो हम ये पता लगा पाए कि हमारा सवाल सही है या गलत है। फिर मैं बता देता हूँ। जैसे ये विलयन दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, इसके दो घटक हैं, जल है, एथिल अल्कोहल है।
तो जल का मोल प्रभाज निकालिए और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालिए और दोनों को जोड़ करके देखिए कि क्या उन दोनों का योग एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जल का भार दिया हुआ है 72 ग्राम। आप तुरंत जल यानी कि H2O का अणु भार निकाल लीजिए, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा। जल का अणु भार 18। ठीक। उसके बाद एथिल अल्कोहल है यानी कि C2H5OH का भार सवाल में 92 ग्राम। C2H5OH का अणु भार, इसको निकालिए। कार्बन की संख्या 2 है, तो एक कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, तो 12 दूनी के 24 प्लस हाइड्रोजन टोटल 6 है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 6 का में 6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे A है, तो एक ऑक्सीजन का जो अणु भार होता है वो 16 होता है, तो हम यहाँ पर 16 लिख लेंगे। अगर आप इनको जोड़ने जाएंगे स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा ज़रा देखिए तो 6 और 6 12, 12 और 4 16। ठीक है। फिर 1 और 2 3 और 1 हासिल हो जाएगा आपका 46, यानी C2H5OH का जो अणु भार आएगा वो 46 आएगा। ठीक है। अब आपका काम हो चुका है। अब हमको मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, तो आप एक काम करिए, इसके बाद दोनों का मोल प्रभाज निकालना है तो दोनों के मोल की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब आप निकालिए जल का मोल, जल के मोलों की संख्या और C2H5OH के मोलों की संख्या, क्योंकि फार्मूले में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप यहाँ पे लिखिए H2O के मोल विलयन में कितने हैं, तो उसके लिए भार बटे अणु भार, तो H2O के भार कितना है 72, अणु भार कितना है 18 जो कि 72 कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है। उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट कि हमें C2H5OH के भी मोल निकालने पड़ेंगे, तो इसके मोल ज़रा निकालिए। तो भार बटे अणु भार, तो इसका भार कितना है 92, अणु भार कितना है 46। ठीक है। तो अगर आप इसे कटाएंगे तो 2 आपके पास आंसर में आएगा, आंसर में नहीं, C2H5 के मोलों की संख्या, यानी कि विलयन में C2H5 के कितने मोल हैं 2 मोल हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका काम हो चुका है। अब आप यहाँ पर लिखिए H2O का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर, तो फार्मूला देखिए ज़रा, मोल प्रभाज मतलब मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक ही चीज़ है मोल प्रभाज। तो हम यहाँ पर चूँकि H2O लिए हैं ना, तो ऊपर आएगा H2O का मोल, H2O का मोल, तो H2O का मोल कितना है 4 बटे में नीचे क्या है A का मोल प्लस B का मोल, यानी कि H2O के मोलों की संख्या प्लस C2H5OH के मोलों की संख्या, यानी कि 4 + 2 6। अगर हम इसे कटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4, 2 3 6, और अगर 2 में 3 से अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, यानी कि आप 0.66 कर सकते हैं, यहाँ पर कितना कर सकते हैं 0.666। ठीक, इतना हम कर सकते हैं, यानी कि H2O का मोल प्रभाज कितना आ गया 0.666। ठीक है, ऐसे। उसके बाद स्टूडेंट अब आप लिखिए यहाँ पर C2H5OH का मोल प्रभाज, तो इसका अगर मोल प्रभाज चाहिए आपको तो पहले इसके मोलों की संख्या अंश में लिखिए। तो इसके मोलों की संख्या अंश में कितना है भाई, तो C2H5 के मोल देखिए आप, ये रहा C2H5 के मोल 2 बटे में H2O के मोल प्लस C2H5 के मोलों की संख्या, यानी 4 2 6, 2 1 में 2, 2 3 6। यानी अगर आप यहाँ पे 1 में 3 से भाग देते हैं 0.0, 3 3 9, 1, फिर 0, 3 3 9, ठीक है, फिर 1 और फिर 3 3 9। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। आप एक काम करिएगा, यहाँ से इसको हटा करके 6 को 1 बढ़ा करके आप 7 कर सकते हैं। तो 1 में 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.333।
ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हम H2O के मोल प्रभाज को x1 कहें तो x1 का मान आ चुका है 0.667 और C2H5OH के मोल प्रभाज को अगर हम x2 कहें तो इसका मान आ चुका है 0.333। ठीक। और अब अगर हम देखिए हमारा आंसर आ चुका है, ये आंसर है, ठीक है, ये क्या है, आंसर है। तो अब अगर हम इसको जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, x1 + x2 बराबर क्या मिलेगा, 7 3 10, फिर 6 3 9 10, 6 3 9 10, फिर 0 0 0 और 1 1, क्या मिला, 1 मिला। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि किसी विलयन के जितने भी घटक होंगे उन सभी घटकों का जो मोल प्रभाज का योगफल होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ये सूत्र याद रखेंगे कि किसी भी विलयन के किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो उसके मोलों की संख्या आप ऊपर लिखिए और बटे में विलयन के जितने भी घटक हैं, जिन जिन चीज़ों से मिलकर के विलयन बना हुआ है उसके मोलों की संख्या आप नीचे रख करके हल करिए और आपके पास मोल प्रभाज आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि विलयन में जितने घटक होंगे सबके मोल प्रभाजों का जो योगफल होगा वो 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। सवाल है हमारे पास कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है। देखिए सवाल यहाँ पर ये कह रहा है कि 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब भी कोई अभिक्रिया होती है, जैसे A से B बनता है ना, A से B जब भी बनता है तो अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता में परिवर्तन होने के कारण A से B बनता है। A की सांद्रता में जब परिवर्तन होगा तब B बनेगा। कहने का मतलब हम A से B बनाना चाहते हैं, तो जो अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया पहले तो क्या रहेगा, पहले तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, एक तरह से 0 रहेगा। उसके बाद अभिक्रिया 10% पूरी होगी, 20% पूरी होगी, 90% पूरी होगी, फिर उसके बाद 100% पूरी होगी, यानी कि A से B बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, यानी कि अभिक्रिया आधी पूरी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आता है अर्ध समय अंतराल या फिर अर्धकाल। समय क्या आता है, अर्धकाल। समय क्या आता है, अर्धकाल। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ स्टूडेंट, तो समय अर्धकाल यानी कि 50 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो आधी रह जाती है, यानी कि अभिक्रिया जो है आधी पूरी हो चुकी है। तो जितना टाइम लगता है अभिक्रिया को आधा पूरा होने में, यानी कि 50% पूरा होने में जितना भी टाइम लगता है उसको अर्धकाल कहा जाता है, यानी कि T½ कहा जाता है। तो अभिक्रिया आधी पूरी हो चुकी है कितने समय में, 50 सेकंड में, यानी कि T½ कितना दिया हुआ है, 50 सेकंड दिया हुआ है। वेग स्थिरांक का मतलब होता है K। वेग स्थिरांक का मतलब क्या होता है, K होता है, मतलब K नहीं होता है। वेग स्थिरांक को K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। सूत्र क्या होता है हमारे पास, K और T½ के रूप में सूत्र क्या होता है, देखिए ज़रा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है K यानी कि वेग स्थिरांक बराबर 0.693/T½ T½ तो सूत्र क्या होता है 0.693/T½ K क्या है, वेग स्थिरांक है, T½ क्या है, अर्धकाल है। मानों को ज़रा रखिए आप। तो K का मान K का मान हमको निकालना है, तो लिखिए K बराबर 0.693 T½ का मान कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। T½ का मान कितना दिया है, 50 दिया है। अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर दें, क्या कर दें स्टूडेंट, 10 से गुणा कर दें तो ये तो हो जाएगा 6.93, लेकिन ये हो जाएगा 5 × 10⁻²। ये 500 बनेगा तो 500 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। तो आपके पास
मिलेगा 5 से अगर आप इसको घटाएंगे तो 5 कम 5 पॉइंट, 1 निकल कर 19 बनेगा तो 5 या 15, 4 निकल के 43 बनेगा, 5 8 40, ठीक है ना। फिर 30 हो जाएगा तो 5 6 का 30, यानी 1.386 और इनटू इसको जब ऊपर आप लेकर के जाएंगे तो जो पावर प्लस में था अब माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक का जो मात्रक हम लगाते हैं वो लगाते हैं सेकेंड इनवर्स। मात्रक क्या लगाते हैं? सेकेंड इनवर्स लगाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका सवाल जो है पूरा हो जाएगा। सूत्र याद रखिएगा, वेग स्थिरांक के बराबर होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ क्या है? अर्धकाल है। अर्धकाल क्या होता है? जितने समय में कोई एक अभिक्रिया 50% पूरी हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप इस सवाल को कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। जरा ध्यान दीजिए, सवाल करें कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसका अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, मतलब अभिक्रिया जो है 50% पूरा हो जाता है 60 मिनट में ही। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी ये बतानी है। तो कितना समय लगेगा कि वो अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी? ठीक है, तो सवाल आप समझ चुके होंगे। ज़रा देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टी हाफ जो है वो 60 मिनट है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। ये जो कि सवाल जब पूछता है ना कितने समय में अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी, 80% पूरी हो जाएगी, 100% पूरी हो जाएगी, अगर ऐसा सवाल पूछता है यानी कि जो प्रतिशत दिया गया है ये पूछता है, तो ये हमेशा बी का मान होता है 90%। और बी जब आप लिखेंगे ना तो साथ में ए भी लिख दीजिएगा 100%। ठीक है, कितने समय में अभिक्रिया 20% पूरी हो जाएगी तो वो बी होता है, और बी के साथ ए भी आएगा तो वो ए का मान हमेशा 100 आप लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कितने समय में। कितने समय का मतलब टी पूछ रहा है। दो चीज़ है, एक टी हाफ है और एक टी है। टी हाफ और टी में फ़र्क होता है। टी हाफ का मतलब अभिक्रिया आधी कितने समय में पूरी हो रही है, ठीक है, और टी का मतलब अभिक्रिया 60% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, 70%, 65%। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दो सूत्र होता है इससे रिलेटेड। एक सूत्र तो आप जान चुके हैं जो कि होता है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। कितना सूत्र होता है? 0.693 अपॉन में के, ये सूत्र होता है। और एक फार्मूला और होता है हमारे पास जो कि होता है ऐसा ही होता है, के बराबर में, वो भी हमारा वेग स्थिरांक का ही फार्मूला होता है, के बराबर में 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस 10, सॉरी ए अपॉन ए माइनस। ठीक है, आप इसको एक काम करिए, कितने, इसको आप x कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूत्र में x होता है। तो इतने %, अगर मान लीजिए अगर आप इसको b लिखते हैं तो यहाँ पर a माइनस b कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, कहीं पर x रहेगा कहीं पर b रहेगा, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो कितने समय में अभिक्रिया इतने % पूरी हो जाएगी, तो माना कितने समय में जो अभिक्रिया है इतने % पूरी हो जाएगी, तो वो जो इतना प्रतिशत जो 90, 80, 100 ये जो दिया रहता है उसको आप x मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में a माइनस एक्स दिया होता है, तो सूत्र में a माइनस एक्स दिया होता है तो हमने इसको x लिख दिया, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, हमको तो t निकालना है, तो ये t निकालना पड़ेगा। t निकालने के लिए हमको k की ज़रूरत है। ये तो 100 हो जाएगा हमारा, x मतलब 90%, ये तो दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। k निकालने की ज़रूरत है, तो क्या हम k यहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से k निकालने के लिए t हाफ दिया होना चाहिए, तो दिया है तो लगा लीजिए ज़रा। तो देखिए चूँकि t हाफ बराबर इतना बटे k, या k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ,
मान रखिए 0.693 अपॉन टी हाफ का मान कितना दिया हुआ है, 60 मिनट दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका के का मान सेकेंड इनवर्स, सॉरी टी का मान आ जाएगा यहाँ पर मिनट है ना, तो मिनट इनवर्स इतना आ गया। ठीक, के का मान आ गया। और के का मान आ गया तो आप इजीली लगा सकते हैं जे वाला फॉर्मूला। आपको टी चाहिए तो देखिए टी बराबर 2.303 अपॉन अब के आ जाएगा इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। मान को रखिए ज़रा, तो t बराबर 2.303 अपॉन के का मान है आपका 0.693 अपॉन 60, तो उसको ऊपर 60 कर दीजिए, इंटू लॉग 10 a का मान आप 100 रखेंगे और अपॉन a माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 90। ठीक, तो देखिए तो ज़रा आपको मिलेगा 2.303 इंटू 60 अपॉन में 0.693 इंटू लॉग 10 और 100 ऊपर रहेगा, नीचे 100 माइनस 90 10 होगा, 100 बटे में 10 आएगा। और आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट कि लॉग 10 पर 10 होता है हमेशा 1। तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा t बराबर में 2.303 इंटू 60 अपॉन में 0.693 और ये तो 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आएगा मिनट। आप जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट, जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 199.39 199.39 मिनट टी का मान आएगा। तो आप इसको हल कर लीजिएगा और हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 199.39 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपके लिए वही सारे न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ जो कि लगभग 6-7 सालों से लगातार पूछ रहा है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को मेहनत से, लगन से देखेंगे और न कि सिर्फ देखेंगे बल्कि आप कॉपी कलम ले करके बैठे होंगे और आप इन चीज़ों को उतार रहे होंगे। खुद से प्रैक्टिस करिएगा और दम लगा करके पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ठीक है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसके लिए आपको मेहनत जी जान लगा करके करना पड़ेगा। ठीक है, और टॉपर अगर बनना है तो उसके लिए सालों साल मेहनत करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है कि आप 1 महीने में 2 महीने में टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली जो पढ़ाया गया उसको डेली तैयार करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन पाएंगे या फिर अच्छे परसेंटेज ला पाएंगे। शॉर्टकट इसका कोई तरीका नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो मैं इतना ही प्रयास कर सकता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैथ्स के सवाल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही इस वीडियो को हम इस चैनल को हमने बनाया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। न्यूमेरिकल्स को खुद से प्रैक्टिस करिए और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।